हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये सोशल सिक्योरिटी की अगली क्लास है। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इन सभी मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ज्वाइन करने से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको सारे वीडियोस की जो है आपको एक्सेस पहले मिलती है बाकी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब के कंपैरिजन में। तो आज देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी। आप इसको ऐसा मत समझना कि दैट इज़ बेसिक चैप्टर, ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ इंट्रोडक्शन में आप सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि इसकी हिस्ट्री क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या प्रोविज़न है जो कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के डील करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन भले ही आपको लग रहा है देख करके कि बेसिक सा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप आगे आगे जब मेरे साथ क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में हर कुछ जो एक बेसिक हिस्ट्री होती है, सब कुछ होती है, वो इस क्लास में आपको बताई जा रही है। एंड इसके अलावा जो है उस पर बेस्ड MCQ आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन से मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड provided by the state or society to individuals and family against the economic and social distress। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और सोसाइटी टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिली अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड द सोशल डिस्ट्रेस। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक, अगर आपके पास जब डिस्ट्रेस होता है, यानी कि इकोनॉमिकली फिनेंशियली जब आप जो है वो इशूज़ फेस करते हो, बर्डन फेस करते हो, एंड सोशली जो डिप्राइव्ड पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि ये है ओल्ड एज है, बुढ़ापे के समय में, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैटरनिटी के टाइम पे, डिसेबिलिटी अगर है, या फिर वर्क रिलेटेड अगर कुछ भी इंजरी हो गई है, तो फिर उस वक्त जो है वो क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ऐसा तो नहीं कि आपको इन कमियों की वजह से जो है आपको बाकियों की तुलना में जो है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर वीमेन को अगर देखा जाए, अगर आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे आपने सुना ही होगा डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द पे स्केल इन रिगार्ड्स टू मेन एंड वीमेन। अगर सेम काम जो है दोनों कर रहे हैं बट फिर भी वीमेन को जो है वो कम पे दिया जाता है, तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं ना सब कोई इन जगह पे। अगर कोई ओल्ड एज है या फिर कोई अगर बीमार रहता है तो उनको अगर नौकरी मिली हो तो उनको बाकियों की तुलना में कम, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। तो इन सब मामलों में जो है जब आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, ये सब जब आप फील कर रहे होते हैं, जब आप ये सब स्ट्रेस को जो है फेस कर रहे होते हो, उस वक्त आपको जो भी जो है प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द स्टेट और सोसाइटी, उसको कहते हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज़ अ सेफ्टी नेट दैट इंश्योर्स इंडिविजुअल कैन मेंटेन अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवन इन द एडवर्स सिचुएशन। यानी कि ये एक सेफ्टी नेट है जो कि आपको ये प्रोवाइड करता है, जो कि इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सके इवन इन अ एडवर्स सिचुएशन में भी। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्टिव इसके हम देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है क्या सोशल सिक्योरिटी की क्या ऑब्जेक्टिव होगी, दैट इज़ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्रॉम द फिनेंशियल हार्डशिप, प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी, प्रोवाइड करता है इनकम सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर करता है। ठीक है, एंड फिनेंशियल हार्डशिप से बचाता है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो कि ऐसा हो अगर कि वर्क प्लेस पे अगर विमेन और मेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो विमेन अगर मैटरनिटी पे जाती है तो उनको अगर नौकरी पे ना रखा जाए या उस समय नौकरी से निकाल दिया जाए तो उनको फिनेंशियली जो है वो हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सब में जो है वो सोशल सिक्योरिटी के ये सब स्कीम्स हैं जिसमें कि एम्प्लॉयर या फिर स्टेट आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी। आपको एक नेट मिलती है इसके जरिए। एनकरेज सेविंग, इंश्योरेंस एंड रिस्क मिटिगेशन, यानी कि रिस्क कम होता है आपका। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स एंड उसके डिपेंडेंट को फ्रॉम द लॉस ऑफ अर्निंग, कि आपको लॉस ऑफ अर्निंग ना हो, आपकी जो वो आजीविका के जो साधन है वो आपसे ना छीने जाएँ। फीचर्स की अगर हम बात करें तो कंपलसरी और वॉलंटरी, ठीक है, कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द एम्प्लॉयर्स। मतलब सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इट कैन बी कंपलसरी और वॉलंटरी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें मैटरनिटी वाली स्कीम की ही, तो उसमें क्या है कि मिनिमम जो है वो कम से कम 10 एम्प्लॉई जो है उस इस्टेब्लिशमेंट में काम करने चाहिए, तभी उस पर मैटरनिटी वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। 10 से कम लोग हैं तो वो एप्लीकेबल मे और मे नॉट।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि कंपलसरी और वॉलंटरी में भी कि अगर जो है वो कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और नहीं तो एम्प्लॉयर आपको दे सकता है। एक सर्टेन लिमिट जो कि कानून के द्वारा फिक्स की गई है उसके ऊपर तो उन्हें देना ही पड़ेगा, बट अगर उनसे कम है तो फिर मे और मे नॉट गिव। ठीक है, एंड दूसरा अगर हम देखें टारगेट ग्रुप क्या है, तो जनरली जो है एम्स एट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑब्वियसली इन्हीं दोनों सेक्टर के वर्कर्स को टारगेट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कैन बी मॉनिटरी हो सकता है बेनिफिट, या नहीं तो जैसे कि पेंशन दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, अलावेंसेस दिया जाता है, और नहीं तो इन काइंड भी हो सकता है वो बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है। ठीक है, हाउसिंग मान लो कि अगर कंपनी आपको दे रही है, या फिर आपके बच्चे के पढ़ने के लिए एजुकेशन की सुविधाएँ दे रही है, तो ये सब जो है इन काइंड में बेनिफिट है। ठीक है, ये सब हो गए मॉनिटरी और ये सब हो गए इन काइंड। अब अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि रिड्यूस पॉवर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल सेक्शन यानी कि सामाजिक रूप से कमज़ोर जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, विमेन है, डिसेबल्ड है, इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी एक नेट मिलता है। हिस्ट्री अगर हम हिस्ट्री की बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो ये कहाँ से हुआ, ये सोचना ही कब शुरू हुआ कि सोशल सिक्योरिटी वल्नरेबल पीपल के बारे में, उनके इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल हार्डशिप्स के बारे में, ये सब कब शुरू हुआ। तो जर्मनी जो है वो पहला कंट्री, अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री जो कि जिसने रिकग्नाइज़ किया सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, तो जर्मनी जो है वो पहला कंट्री था टू इंट्रोड्यूस द सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन 1883। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब जैसे आपने सुना ही होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, 18th सेंचुरी में ये हुआ था, एंड जिसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज जो आप देख रहे हो ये सब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये उसी की ही देन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। ठीक है, जिसके कारण जब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ जो है वो जो खुलने लग गई, उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा हुआ। हमें क्या लगा कि गरीबी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उल्टा क्या हुआ कि उससे और ज़्यादा गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन भी वहाँ पर जो है वो भी सही नहीं थी। ठीक है, गवर्नमेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स बिगिन इंट्रोड्यूसिंग, तब जाकर के वैसे सिचुएशन को देखते हुए जो सरकार है, अपनी सरकार और जो एम्प्लॉयर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया कि सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल जैसे जर्मनी ने स्टार्ट किया हेल्थ इंश्योरेंस देना। ठीक है, यूके ने स्टार्ट किया कि ओल्ड एज पेंशन्स हम देंगे और इंश्योरेंस एक्ट लेकर के आए। समझ रहे हो, वैसे कंडीशन को देखते हुए सबने स्टार्ट किया, सबने अपने अपने जो है जिनको जो लगा, जैसे जर्मनी ने इसको हेल्थ पे फोकस किया ज़्यादा, यूके ने फोकस किया कि ओल्ड एज को जो है पेंशन मिलनी चाहिए, तो सबने उस समय जाकर के सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम को जो है स्टार्ट किया। अब अगर हम 20th सेंचुरी में देखें तो ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1919 में। ठीक है, टू प्रमोट करने के लिए द सोशल जस्टिस एंड द वर्कर्स का जो राइट है, दैट इज़ ग्लोबली क्या राइट होने चाहिए, क्या रिकग्नाइज होने चाहिए, इसको इस्टेब्लिश किया गया ILO को। सोशल सिक्योरिटी बिकेम रिकग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 22 ये उसके हैं, ये ILO वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी अगर हम इंडिया की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मेनली जो है वो इनफॉर्मल एंड कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोर्ट मिलता था हमें पंचायत से, मंदिरों से, गिल्ड से। गिल्ड होता है जो कि इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन लोगों का जो ग्रुप होता है उनको गिल्ड्स कहते हैं। लिमिटेड लेजिस्लेटिव मेजर लेकर के ये लोग आने लग गए यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले। वर्कर्स जैसे कि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। दूसरा अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 के बाद, तो इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया सोशल सिक्योरिटी को एज अ पार्ट ऑफ DPSP, ये भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सोशल सिक्योरिटी की अगर हम क्लासेस की बात करें तो मुश्किल से और 4 to 5 क्लासेस में जो है वो पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, DPSP के लिए जो है कंप्लीट जो है वो एक लेक्चर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट कोइंसाइड विद पॉलिटी सिलेबस ऑल्सो, कि पॉलिटी में भी है ये। तो इंडिया जो है वो रिकग्नाइज़ करता है सोशल सिक्योरिटी को एज अ पार्ट ऑफ DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 41 में है ये। मेजर जो है इंडिया में क्या क्या लेजिस्लेशन लेकर के आए गए हैं जो कि इनैक्टेड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, क्या क्या आया हुआ है जो कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट देते हैं हमें, ऐसी कौन कौन सी जो है वो स्कीम्स लेकर के गवर्नमेंट आई हुई है। तो सबसे पहला है दैट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948।
ठीक है। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसमें क्या है, इसमें जो है वो हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट की बात की हुई है। दूसरा है हमारा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 जो कि रिटायरमेंटल सेविंग्स की बात करता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो कि एंड ऑफ सर्विस जो है आफ्टर सर्विस बेनिफिट की बात करता है। फैक्ट्रीज एक्ट हो गए। 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो फोकस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है 21st सेंचुरी में। एंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि सोशल सिक्योरिटी के जो आप स्कीम्स जो भी फ़ायदा दोगे वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड को देंगे, बल्कि आपको जो है अनऑर्गेनाइज्ड को भी देना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सल हो गया ना, हर किसी को आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना होगा, इसकी बात की जाने लगी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स अंडर प्लेटफॉर्म्स लाइक EPFO, ESI, अटल पेंशन योजना, सब लिंक करके जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाने लगे। ठीक है, ये जो है ये भी एक हिस्ट्री है कि कैसे कैसे आप देखोगे स्टार्टिंग हुई 1601 में। जब आप देखोगे कि यूके में क्या हुआ तो फर्स्ट स्टेट रिलीफ सिस्टम आया। 1883 में अगर आप देखोगे तो जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट आया। 1919 में ILO की स्थापना हुई। 1948 में इंडिया में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया। 1952 में प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट लेकर के आया इंडिया। एंड 1972 में जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आया। एंड 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इस तरह से जाकर के सब चीज़ों का इवोल्यूशन हो रहा था। सोशल सिक्योरिटी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो ये आपको मैंडेटली याद करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल है। तो हम लोग आर्टिकल एक बार देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या क्या बोला गया है और किस आर्टिकल में बोला गया है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज़ गिवन इन द DPSP, जो कि किस पार्ट में है ये भी आपको याद करना है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट है एंड पार्ट 4 में जाकर के DPSP है, विच गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉ एंड पॉलिसी फॉर सोशल वेलफेयर। अगर हम देखो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें DPSP की तो देखो कि किस DPSP में जो है वो क्या सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 39 का सबसेक्शन A जो है वो क्या कहता है, ये आपको आर्टिकल्स याद करने हैं। The state shall direct its policy to ensure that कि citizens have adequate means of livelihood। ठीक है, आर्टिकल 39 सबसेक्शन A की अगर हम बात करें तो the state shall direct its policy to ensure that कि सिटीज़न के पास adequate means of livelihood हैं, यानी कि आजीविका के लिए, खाने पीने, आजीविका जो बेसिक रहन सहन होती है उसके लिए उसके पास एक जो है प्रॉपर तरीका है ताकि वो बेसिक सर्वाइवल अपनी कर पा रहे हैं। आर्टिकल 39 सबसेक्शन B में क्या है कि हैव इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। ये यहाँ पे DPSP में दिया हुआ है कि आपको दोनों को सेम देना पड़ेगा 39 सबसेक्शन B में। 39 सबसेक्शन C में क्या बात की गई है कि वर्कर्स शुड नॉट बी फोर्स टू वर्क अंडर कंडीशनल हार्मफुल टू। ऐसे नहीं कि वर्कर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप ख़राब कंडीशन में काम करो, जब उसको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ पे जान को खतरा हो सकता है, फिर भी वैसे कंडीशन में काम करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है तो आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है कि प्रोवाइड्स राइट टू वर्क, कि आपके पास ये राइट है कि आप काम कर सकते हो, आप शिक्षा ले सकते हो, पब्लिक असिस्टेंस आपको मिल सकती है इन केस अगर आपके पास नौकरी नहीं है, इन केस अगर आप जो है बुढ़ापे में हो, इन केस अगर आप बीमार हो या फिर डिसेबलमेंट में हो। ठीक है, आर्टिकल 41। 42 में क्या कहता है कि प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आपको मिलनी चाहिए, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले मैटरनिटी लीव की बात की गई, और उसमें आपका वर्किंग कंडीशन भी ऐसा होना चाहिए जो आपको और आपके बच्चे को खतरा ना हो। 43 अगर आर्टिकल की हम बात करें तो ये प्रमोट करता है लिविंग वेज, यानी कि वेज ऐसा हो, ऐसा नहीं कि कुछ आप पुराना जो है 100 साल पहले वेज तय किए गए हो, जो भी मतलब पे तय किया है आपने वही देते जा रहे हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इन्फ्लेशन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है, इससे आपके घर भी नहीं चल पा रहा है, मतलब इतना कम पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। लिविंग वेज का मतलब होता है इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन एंड आज का क्या चल रहा है इंडेक्स, आज की क्या कंडीशन, उसको ध्यान में रखते हुए जो जब आपको सैलरी दी जाती है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप जी सको। एंड आर्टिकल 43A में क्या है कि इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, कि वर्कर्स का जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखोगे यूनियन, ट्रेड यूनियन जो है ये लोग का है, क्योंकि ये लोग कुछ भी अगर मैनेजमेंट करती है तो प्रॉपर नेगोशिएट करके करती है ट्रेड यूनियन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये होते क्या हैं, तो दीज आर्टिकल्स आर नॉन जस्टिफिएबल। These articles are non-justiciable, मीनिंग दे कांट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी लिखा हुआ है अगर ये फॉलो नहीं हुआ और आप जाकर के अगर कोर्ट के पास कंप्लेन करते हो तो कोर्ट इसको इन्फोर्स करवा दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, यानी कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। हाउएवर द गाइड, हालांकि कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को गाइड कर सकता है कि ये सब ज़रूरी है फॉलो करना फॉर सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, फोकस एरिया की अगर हम बात करें
किस चीज़ पे फोकस करता है ये DPSP? तो लाइवलीहुड पे, वर्कर्स के वेलफेयर पे, मैटरनिटी पे, इक्विटी एंड द जस्टिस इन द लेबर रिलेशंस, ये सब पे फोकस करता है। लेजिस्लेटिव अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो DPSP का क्या क्या लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट, क्या क्या उसके कारण जो है वो आ चुका है DPSP को, क्योंकि DPSP लाया गया तो उसके कारण कौन कौन से एक्ट इंडिया में उससे प्रभावित होकर के आए। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेचुटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब जो है लेजिस्लेशन उनको ध्यान में रख के लाए गए हैं। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 39, 41, 42, 43 एंड 43A, ये सब हम लोग अभी तो स्लाइड में, पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। ले डाउन करता है ये फाउंडेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। दिस प्रोविजंस जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन हो, मैटरनिटी रिलीफ हो, लाइवलीहुड हो, वेज सिक्योरिटी मिले, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो इन मैनेजमेंट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी जो है आपको मैंने ये पढ़ा, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2019 इंट्रोडक्शन। आई थिंक IL की जो है वो सबसे पहले मेरी क्लास यही थी। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019, ये कैसे लिंक्ड है इससे सोशल सिक्योरिटी वाले से, ये मैं दिखा रही हूँ। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 वॉज इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में इन दिसंबर 19। इट स्ट्राइव्स टू अमेंड द कंसोलिडेटेड, पहले बहुत सारे लॉ थे जो कि अलग, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को एक्ट को लेकर के अलग है लॉ, ग्रेचुटी को डील करता वो अलग लॉ है, तो बहुत सारे मल्टीपल ऐसे लॉ थे। ठीक है। लेकिन उनके प्लेस में उन सभी को मर्ज करके ये कोड लाया गया। द सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू मेजर टू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ इनकम सिक्योरिटी, ये हम लोग देख ही चुके हैं। द कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ वॉज रिकमेंडेड बाय द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, ये आप देख लेना इसको। एंड द लेबर मिनिस्ट्री अकॉर्डिंगली इज़ इन द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन ऑफ लेबर लॉज वगैरह, इतना होगा ये। एंड द सोशल सिक्योरिटी 2019 इज़ वन ऑफ द 4 लेबर कोड जो कि अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, ये हम लोग देख चुके हैं। क्या ज़रूरी था सबको कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ लेके आने की, क्या नीड थी इसकी? तो मोस्ट ऑफ द जो सेंट्रल लेबर लॉ थे ये सब जो है 1920 से लेकर के 1970s के बीच में बनाए गए थे, यानी उस समय के कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया गया था, न कि अभी के कंडीशन को ध्यान में रख के। ठीक है। द कोड हैज़ 163 क्लॉज डिवाइडेड इतना, इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 9 लॉज। अभी देखो ये जो है, ये जो 9 लॉ हैं इनको रिप्लेस करके ही ये लाया गया है ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इसको याद करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसको बोलूँगी रट्टा मारने के लिए। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एंड सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सब 9 को रिप्लेस करता हुआ ये लॉ आ रहा है। वेज जो है इसमें क्या किया गया, कोड में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। कोड में जो है वो वेजेस के डेफिनेशन को जो है वो और ज़्यादा वाइडन किया गया। ठीक है। उसके एम्बिट में और ज़्यादा चीज़ें डाली गई। फॉर एग्जांपल ऑल रेमुनरेशन, जो कि मॉनेटरी टर्म में जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको हम लोग वेज बोलते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द बेसिक पे, DA एंड द रिटेनिंग अलावेंस, ये 3 चीज़ ऐड करके होती है आपकी ये वेज। ठीक है। बेसिक पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करके वेजेस की बात हो रही है। तो बेसिक पे एंड DA आपका हर जगह ही ये दोनों इंक्लूड होगा। इसको तो दोनों को पहले कॉमन रख लो, याद आपको बस ये करना है, रिटेनिंग अलावेंसेस। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स आर स्टैट्यूटरी बोनसेस, PF, पेंशन, ग्रेचुटी, हाउस रेंट एंड कन्वेंस अलावेंस, जो है ये सब मिला करके आपके कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल रेमुनरेशन। ऐसा नहीं कि इन सबको मिला करके 50% ऑफ द टोटल जो आपकी सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सब मिला के, कि जो भी PF में आपके पैसे कटते हैं, पेंशन में, ग्रेचुटी में, हाउस रेंट में, कन्वेंस वगैरह में। रेमुनरेशन जो कि अगर आप इन काइंड दे रहे हो, इन काइंड जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब मैंने बताया था ना, विल बी इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 15%, यानी कि आपके जो टोटल सैलरी मिलती है उसकी 15% ही आप ये सब इन काइंड में दे सकते हो। ओवरऑल दिस विल इंश्योर दैट कि द वेजेस फॉर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एटलीस्ट जो है वो कम से कम 50% मिले आपको ऑफ ओवरऑल कंपनसेशन। कवरेज एंड एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो द कोड हैज़ वाइडेंड द कवरेज बाय इंक्लूडिंग, कोड में जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडन कर दिया गया इसके स्कोप को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड टर्म, परमानेंट नहीं है ये। ठीक है। फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉय किए गए हैं, ये भी इंक्लूड होंगे। गिग वर्कर, जो कि आपको पता है गिग वर्कर इंक्लूड होंगे ये कवरेज में। एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर इन एडिशन टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल है। दिस कोड अप्लाइज टू एवरीवन जो कि ऑन वेजेस इन एन एस्टैब्लिशमेंट।
अब अगर हम रिवाइज डेफिनेशन की बात करें तो कोड में क्या क्या चीज़ों को लेकर के डेफिनेशन रिवाइज की गई है वो भी देख लेते हैं हम। एम्प्लॉय की बात करें तो द टर्म एम्प्लॉय जो है अब ये भी इंक्लूड करेगा, दैट इज़ एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऑन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर स्टेट, उसको हम लोग कहेंगे आज से ऑन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। गिग वर्कर मैंने आपको पहले भी बताया था, गिग वर्कर का मतलब होता है फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु इंगेज इन द आवरली यानी तो टेम्प्रेरी काम वो लोग कर रहे हैं एंड शेयर करते हैं एक नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग गिग वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर की अगर हम बात करें तो वर्कर्स हु यूज़ एन ऐप और वेबसाइट टू गेट कनेक्टेड टू देयर कस्टमर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऊबर हो गए, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज़ हो गई, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स। डिजिटाइजेशन की बात करें तो जितने भी रिकॉर्ड है सबको ही डिजिटली आपको मेंटेन करना है, ये कोड में बात की गई है इसके बारे में। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो आपको पता है द प्रोविज़न ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट हैज़ नॉट बीन मेड यूनिवर्सल, अभी तक नहीं किया गया है कि सारे ही कंपनी में एप्लीकेबल होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए काम करते हुए, तब जाके वहाँ पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। हेंस द वीमेन जो कि इंगेज्ड है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वुड रिमेन द आउटसाइड द परव्यू ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट। अब यहाँ पे पेनल्टी की बात अगर हम कर लें तो एनी फेलियर, अगर मान लो कि एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया पीएफ के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग कोई भी स्टैट्यूटरी जो भी डायरेक्शन होने उसके रिगार्डिंग, और अगर उसने जमा नहीं किया तो उसको जो है वो फ़ाइन कितनी मिल सकती है 1 लाख, ऑल्सो प्लस इम्प्रिजनमेंट जो है यानी कि जेल हो सकती है 1 से 3 साल तक के लिए, ठीक है। एंड इन केस अगर मान लो कि रिपीट करते हो ऑफेंस को, दोबारा फिर से करते हो तो द पेनल्टी एंड द प्रोसिक्यूशंस आर सीवियर एंड कोई भी कंपाउंडिंग यानी आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग यानी कि जेल से छूट जाना यानी आपको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है उस ये भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सोशल सिक्योरिटी फंड क्या होता है कि द बिल प्रपोजेज सेटिंग अप अ सोशल सिक्योरिटी फंड यूजिंग द कॉर्पस अवेलेबल एंड दिस फंड जो है विल प्रोवाइड करेगा वेलफेयर बेनिफिट जैसे कि पेंशन, मेडिकल कवर, डिसेबलमेंट बेनिफिट, इतना। द बिल कवर करता है फॉर एन ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि अभी जो है करेंटली 12% है एंड देयर फॉर इंक्रीज़, तो इसको ये जो है वो कम करना चाहता है बिल कि ये जो 12% की फिक्स स्लैब है दोनों के लिए ये कम हो जाए। जब कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इसका कंक्लूजन यही होगा कि आपकी जो है टेक होम जो सैलरी होती है वो जो है बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली डिडक्शन कम होगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। हायर टेक होम जो है अगर मान लो आप लेके जाते हो तो कंजम्पशन भी ज़्यादा करोगे। द बिल हावेवर रिटेन द एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन एट 12% जो है एंड ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म इसके लिए भी लाया गया है। करंट वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल टू ग्रेचुटी बिफोर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स, अभी कम से कम आपकी ग्रेचुटी आपको लेने के लिए 5 साल आपकी लगातार काम होनी चाहिए उस कंपनी में, ठीक है। एंड बिल ये कहता है कि फिक्स्ड टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उसको भी जो है वो ग्रेचुटी मिलेगा प्रोराटा बेसिस, यानी कि जितना उन्होंने काम किया उतना फिक्स टर्म को मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It proposes to offer gratuity to the fixed term employee after 1 year of service on a pro rata basis as against the, इतना ये हम लोग देख चुके हैं। कवरेज एंड रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो द कोड स्पेसिफाई करता है द डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर द स्कीम। फॉर एग्जांपल ईपीएफ जो स्कीम है विल एस्टैब्लिशमेंट 20 से या 20 से ज़्यादा लोगों में लगेगा। ईएसआई स्कीम जो है विल अप्लाई टू सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं एंड टू ऑल द एस्टैब्लिशमेंट जो कि कैरी आउट कर रहे हैं द हजार्डस और नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 10 लोगों का, उनको तब भी करना पड़ेगा, सारे को करना पड़ेगा। दीज थ्रेशोल्ड मे बी अमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देखो यहाँ पे एंड ऑल द एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कोड। अब देखो एक यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत बार सुना होगा CSR एक्टिविटी, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी में। CSR जो है वो इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी को बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग। वो लोग जो भी कर रहे हैं, मान लो कि अगर बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसके बदले किसी न किसी चीज़ में कर रहे हैं ना कि वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लें जो वो लोग कर रहे हैं कि उन्हीं को ठीक करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है CSR का? टू प्रमोट द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, टू इंश्योर दैट कंपनीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह काम करे एंड टू एनकरेज कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन द सोशल डेवलपमेंट।
लीगली अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें अगर CSR को लेकर के, तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है इसको डील करती है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द CSR मैंडेटरी। CSR को मैंडेटरी करने वाला इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अप्लाई होगा इन द फॉलोइंग कंडीशन, जाती दैट इज़ नेटवर्थ जो है आपका 500 करोड़ या उसके बराबर होना चाहिए, टर्नओवर को डबल कर दो 1000 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट को इसका हाफ कर दो, मतलब इसके आधा कर दो, 500 करोड़ की जगह 5 करोड़। ठीक है। CSR कमेटी की बात करें तो कंपनी जो कि मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया अगर मैच करता है तो वो CSR कमेटी बैठाएगा ऑफ द बोर्ड। मिनिमम कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। एंड CSR की स्पेंडिंग की बात करें तो एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। किसका नेट प्रॉफिट? तो लास्ट 3 साल का जो भी है उसका 2% आपको खर्च करना है, मस्ट करने ही करने हैं। अनस्पेंट जो भी हमारा CSR अमाउंट है वो कहाँ पे चला जाएगा? इट कैन बी ट्रांसफर टू ए स्पेसिफिक CR अकाउंट, नहीं तो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करा दो जो भी बचेंगे। एरिया जो है वो क्या क्या कवर किया गया है इसके अंदर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंदर पॉवर्टी के लिए आप काम कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, एजुकेशन के लिए कर सकते हो, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज को बचाने के लिए, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ एंड सपोर्ट टू PM's नेशनल रिलीफ फंड। क्या क्या जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSR डज नॉट इंक्लूड कोई भी एक्टिविटी जो कि अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के बाहर है, कंट्रीब्यूशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा है, और एक्टिविस्ट दैट बेनिफिट ओनली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो देखो जो है ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने देखा सोशल सिक्योरिटी के बारे में, पूरा बेसिक्स हमने देख लिया सब कुछ। ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगली क्लास जब लेकर के आएंगे उसमें 3-4 चैप्टर मेन बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम ही रह जाएगा, तो अगली क्लास में हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको PDF जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।